नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बहुत दिन बाद सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए थोड़ी खुशी और थोड़े गम वाली खबर आई। उनके बेटे आर्यन खान को बेल मिल गई, लेकिन जेल से रिहाई आज नहीं हो पाई। आर्यन की आज की रात भी जेल में कटेगी, लेकिन फिर भी एक पिता के तौर पर शाहरुख खान की खुशी दिखाई दी। उनके घर मन्नत के बाहर का नजारा मैं आपको दिखा देता हूं। यहां बहुत दिनों के बाद रौनक दिखी। 4 हफ्ते बाद शाहरुख के घर के बाहर पटाखे फूटे। लोगों ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया। तुरंत पोस्टर लग गए जिन पर लिखा था वेलकम होम प्रिंस। अदालत का फैसला आने के बाद शाहरुख खान के फैंस बड़ी संख्या में उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। आमतौर पर शाहरुख खान ऐसे मौकों पर फैंस के सामने आते हैं, लेकिन आज वो नहीं थे। और आप तस्वीर में जिसे आप देख रहे हैं, ये शाहरुख का छोटा बेटा आर्यन का छोटा भाई अबराम है। इसके बाद कोर्ट के फैसले की खबर लेकर जब लीगल टीम शाहरुख खान के घर पहुंची, तो शाहरुख के चेहरे पर बहुत दिन बाद मुस्कुराहट दिखाई दी। ये पूरे परिवार के राहत की खबर थी। हालांकि सब ये जानते हैं कि आर्यन आज रात तो घर नहीं लौटेंगे, लेकिन उन्हें यह पता है कि ये जेल में आर्यन की आखिरी रात होगी। आज हाईकोर्ट ने बेल दे दी है, इसीलिए शाहरुख के घर के बाहर आज ही दिवाली बन गई, जमकर पटाखे चले। आज कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत तो दे दी, लेकिन जमानत के साथ साथ क्या क्या शर्तें लगाई जाएंगी ये कल पता चलेगा, जब हाई कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर आएगा। क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर के बाद ही अदालत का परवाना मिलेगा और परवाना आर्थर रोड जेल पहुंचेगा। जेल अथॉरिटी उसे वेरीफाई करेगी। वेरिफिकेशन के बाद ही आर्यन, अरबाज और मुनमुन धनेचा को जेल से रिहाई मिलेगी। क्योंकि आज हाईकोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट कल दोपहर 2:30 बजे इस ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाएगा। कल जो केस लिस्टेड हैं, अगर उन केसेस में बहस लंबी खिंच गई, अदालत का डिटेल फैसला आने में देर हो गई, तो हो सकता है कि कानूनी प्रक्रिया कल पूरी ना हो पाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस बात की संभावना है कि कल भी आर्यन जेल से बाहर ना आ पाए और शनिवार को उनकी रिहाई हो। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है जब अदालत में बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई 3 दिन तक चले, लेकिन आर्यन खान के केस में ऐसा ही हुआ। तीनों आरोपियों को सुना गया। इसके बाद नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से जमानत देने का विरोध किया गया। तर्क हुए, वितर्क हुए, और इसके बाद अदालत ने आज सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर सुनाया, बेल इज ग्रांटेड फॉर ऑल 3, यानी तीनों अक्यूज्ड को, आर्यन खान, अरबाज बच्चन और मुनमुन धनेचा को जमानत दे दी जाती है। बाकी डिटेल ऑर्डर कल आएगा। आर्यन खान की तरफ से मुकुल रोहतगी के साथ सतीश मानचंदे और अरबाज बच्चन की तरफ से अमित देसाई पेश हुए। एडवोकेट्स को यकीन था कि जमानत मिलेगी, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि जमानत मिलने के बाद भी रिहाई का और इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जैसे अदालत का फैसला आया तो पहले खुशी थी, फिर थोड़ा सा गम। अब सवाल यह कि अदालत आर्यन पर क्या क्या कंडीशंस लगाएगी। इस पर वकीलों का कहना है कि आमतौर पर ज्यादातर केसेस में अदालत कुछ कॉमन कंडीशंस लगाती है, जैसे बिना एनसीबी को बताए वो मुंबई से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा उन्हें अगर विदेश जाना है तो इसके लिए उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा। बेल पर रहते हुए आरोपी किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और लगता है यही कंडीशन आर्यन, अरबाज और मुनमुन पर लगाई जाएंगी। चूंकि कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया, इसलिए आज कोर्ट के बाहर मुकुल रोहतगी, सतीश मानचंदे और अमित देसाई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सतीश मानचंदे ने सिर्फ इतना बताया कि अदालत में आर्यन की बेल पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन चूंकि कोर्ट का प्रोसेस है, पूरा ऑर्डर नहीं आया है, इससे आने में वक्त लगेगा। इसलिए हो सकता है कि कल या फिर शनिवार तक आर्यन समेत तीनों आरोपी जेल से बाहर निकल पाए। आज हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन धनेचा। उन तीनों को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है
कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। For me, it's a regular case. You win some, you lose some. Yeah, I'm happy that he has got bail also. he'll be out soon. तीनों को बेल दी है, आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। सर, आप ये तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे की बात आपने सुनी। हम कोशिश करें कि मुकुल रोहतगी से हम बात कर पाएं, वो लाइव हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे आर्यन खान के केस के बारे में, किस आधार पर बेल मिली। चूंकि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट दोनों की तरफ से दलीलें तो कल ही पूरी हो गई थी, आज ज्यादातर वक्त एनसीबी की तरफ से वकीलों ने कहा और दलीलें यह दी कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन को जमानत क्यों न दी जाए। एनसीबी के ज्यादातर पॉइंट वही थे जो सेशन कोर्ट में दिए गए थे। जैसे एनसीबी ने बार बार यह बात कही कि आर्यन खान कोई फर्स्ट टाइम ड्रग कंज्यूमर नहीं है, वो पिछले कई साल से ड्रग ले रहे हैं। यह साबित करने की कोशिश की गई कि आर्यन खान ड्रग एडिक्ट है। एनसीबी ने अदालत को इस बात पर भी कन्विंस करने की कोशिश की कि आर्यन छोटी मात्रा में नहीं बल्कि बल्क क्वांटिटी में ड्रग खरीदने वाले थे। यह कहा गया कि आर्यन खान के कई ड्रग पेडलर्स के साथ संबंध है, इनमें से एक को गिरफ्तार भी किया गया। अदालत को बताया गया कि क्रूज ड्रग पार्टी में जो लोग आए थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और यह सब कुछ साजिश के तहत हुआ। आर्यन खान ड्रग रैकेट वाली कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन जानते हैं कि उनके दोस्त अरबाज के पास ड्रग्स मौजूद थे, इसलिए एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 8 भी लगाया गया। और इस वक्त मुकुल रोहतगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं मुकुल रोहतगी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं, मेरे दोस्त हैं। और आज मुकुल रोहतगी ने जो तर्क दिए, पिछले 3 दिन से एनसीबी के पास उनका कोई जवाब नहीं था और इसीलिए कोर्ट ने आज आर्यन को बेल दी। मुकुल, पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज कोर्ट ने कहा, आपने ये कहा कि आर्यन की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इलीगल है, तो क्या बेसिस था इसका? रजत जी, सबसे पहली बात तो यह है, आपकी पुरानी दोस्ती निभाने के लिए मैं आपके चैनल पे आया, नंबर 1। थैंक यू। नंबर टू, देखिए उनका अरेस्ट बिल्कुल नाजायज था। उसके 2 मुद्दे हैं। एक तो ये कि उनके पास कोई ड्रग नहीं थी, ना वो कोई ड्रग कंज्यूम करके वहां पहुंचे थे, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं था। और तीसरा, जो अरेस्ट मेमो है जिसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए जाते हैं, ये संविधान के हिसाब से जरूरी है कि जिसको आप अरेस्ट करें उसको प्रॉपर ग्राउंड बताएं कि क्यों आपने अरेस्ट किया उसको। उन ग्राउंड्स में कोई इंडिकेशन नहीं थी कि भाई हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि फलाने लोग वहां मौजूद थे जिनके पास ड्रग्स निकली डिफरेंट, और वो हम मानेंगे कि कॉन्स्पिरेसी के तहत से आपको भी उससे जोड़ा जाएगा। तो उन ड्रग्स को कमर्शियल क्वांटिटी का टोटल बनाया, लाइक 1+1+1+1, और आप पे लागू किया। वो भी उन्होंने नहीं दिखाया ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में, इसलिए उनका अरेस्ट इन दोनों ग्राउंड्स पे कंप्लीटली गैर कानूनी था। मुकुल, एनसीबी का आर्गुमेंट मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि आर्यन एक बड़ी साजिश का, बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तो रजत जी, उस आर्ग्यूमेंट के 2 पहलू हैं। एक तो उन्होंने कोई वॉलंटरी स्टेटमेंट बोल के कोई स्टेटमेंट लिखवाई, वो ऐसे केसेस में हमेशा इनवॉलंटरी होती है, बोला वॉलंटरी जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई भी एनसीबी के अफसर के सामने अगर स्टेटमेंट लिखी जाए, चाहे वॉलंटरी भी हो, तो वो कानून में पढ़ी नहीं जा सकती, वो इनएडमिसिबल है। तो उसमें उन्होंने लिखवाया कि हाँ मैं ड्रग्स लेता हूं रेगुलर तौर से, इसलिए उन्होंने ये कहा। तो ये कंप्लीटली इनएडमिसिबल है, ये देखी नहीं जा सकती। कोई एविडेंस नहीं है ये कहने के लिए कि ये ड्रग लेने वाले शख्स है। व्हाट्सएप चैट का हवाला दे रहे थे मुकुल जी, व्हाट्सएप चैट का हवाला देकर कह रहे थे कि उसमें ड्रग्स और ब्लास्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात रजत जी, वो जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो टेलीफोन में है और वो हमारे पास नहीं है, उसकी कॉपी हमें नहीं दी गई। इनफैक्ट वो थोड़ी बहुत लीक करी गई,
कल मैंने टीवी पे भी देखा था, तो ये एक बदमाशी थी एनसीबी की, इसको लीक करना, ये प्राइवेसी का हनन भी माना जाएगा। और जहां तक चैट्स का सवाल है, ये कोई चैट इस क्रूज पे जाने से या इस क्रूज के प्रोग्राम से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये चैट्स देखो, यंग बच्चे जो कॉलेज में होते हैं, जब इस टाइप के कॉलेज 20-22 साल की उम्र के, तो ये आपस में बात करते हैं, बैंटर भी है, लाफ्टर भी है, जेस्ट भी है। मुझे अपना और आपका कॉलेज याद आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस जमाने में लोग सिगरेट और विस्की ट्राई किया करते थे, अब लोग ड्रग ट्राई करते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो ड्रग पेडलर बन गया। मुझे एक चीज बताइए, इतने बड़े बाप के बेटे जिनके पास पैसे की कोई कमी ना हो, तो वो ड्रग पेडलिंग करेंगे क्या? काय के लिए? कमाने के लिए? 10-20 लाख 5 लाख रुपए कमाने के लिए कोई पेडलिंग करेगा जिसके पास सब कुछ है? तो ये सब कंप्लीटली बेबुनियाद बातें हैं। वो चैट्स को ये कंप्लीटली ऐसे अलग हवा बना रहे थे। ये है सिर्फ आपस की बैंटर की बातें। अब मुझे इसीलिए आश्चर्य हुआ मुकुल जी कि वो कह रहे हैं कि नारकोटिक्स ब्यूरो कह रहा है कि आर्यन खान एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया का हिस्सा है। अब एक 23 साल का लड़का इंटरनेशनल ड्रग माफिया का हिस्सा हो गया। नहीं, मुझे बताइए रजत जी, ड्रग माफिया का हिस्सा बनेगा अगर उसको बिजनेस से पैसे कमाने, तो पैसे कमाने का तो कोई मुद्दा राइज नहीं होता इस फैमिली में। काय को करेगा? कंजम्पशन की बात हो सकती है, कोई आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन इसमें तो ना पोजेशन है ना कंजम्पशन है। और ड्रग माफिया की बात करें, कोई एक कॉन्क्रीट ट्रांजैक्शन नहीं है कि किसी ने कहीं से ड्रग खरीदी, बनाई, बेची, मंगवाई। नथिंग एट ऑल। तो कंप्लीटली बेबुनियाद केस है। और ये कहना कि इस शिप में 1300 लोग थे, अगर 1300 लोगों के पास 130 लोगों के पास ड्रग मिले, तो ये आप कह सकते हो कि ये 130 जो है सब कॉन्स्पिरेसी में है। तो हर एक आदमी के पास 130 ड्रग्स की वो गणित करके आप सब पे लगा दिए, तो ये तो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज बिल्कुल बेबुनियाद है। शुरू में तो कहा कि वो अरबाज उनका दोस्त है और अरबाज के जूतों के अंदर ड्रग्स छुपाई गई थी और अरबाज ने इनसे कहा कि हम शिप में ब्लास्ट करेंगे। मैं रजत जी, इसके दो आंसर हैं, दो पहलू हैं। पहला, कोई मटेरियल नहीं है ये कहने के लिए कि अरमान को पता था कि अरबाज के जूते में 6 ग्राम छुपी हुई है। पहली बात, कोई मटेरियल नहीं। दूसरी बात, अगर ये भी मान लिया जाए कि दोनों आपस में इकट्ठे थे और दोनों को मालूम था कि एक लेके जाएगा और कंज्यूम करेंगे, तो 6 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी मानी जाती है कानून के अंदर, जिसमें बेल लाजमी है, जेल का सवाल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ फाइन है, 1 ईयर और फाइन और बोथ। तो सिर्फ फाइन वाले केस में आप किसी को जेल में कैसे डाल सकते? और 27 दिन जेल में रहना पड़ा मुकुल जी। बात यह है कि देखिए, 27 दिन के बाद भी निकल गए तो आप समझिए गनीमत है, गंगा नहाए। यहाँ पर मुकदमे इतने टाइम लगते हैं, डिले चलती है, तो वी आर ग्रेटफुल के नीचे हार भी गए तो हाईकोर्ट ने सुना के कम से कम आज खत्म तो कर दिया। तो दैट इज ऑल आई वुड से। 27 दिन बहुत होते हैं। एनसीबी तो ये कह रही थी कि वो इतने बड़े परिवार का बेटा है, इतने सुपरस्टार का बेटा है, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकता है गवाहों को, इसलिए बेल नहीं देनी चाहिए। नहीं, देखिए रजत जी, मैंने साफ कह दिया, कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने किसी को धमकाया। दूसरा, ये जो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रही है एनसीबी डायरेक्टर की और एनसीपी के एक मंत्री की, ये इनका ज्यादा मामला है, उससे हमारे केस का कोई लेना देना नहीं। हमने इसलिए साफ कह दिया था, कोर्ट में रिटन सबमिशन दी थी कि हम किसी एनसीबी के अफसर को ज्यादा तौर से ना कुछ अलेज करते ना ब्लेम करते। तो हमें उस केस का, उस झगड़े की आंच हमारे ऊपर ना आए। हमने किसी को उकसाया नहीं है, वो आपस में उनका झगड़ा है। अब तो वो हाईकोर्ट चला गया झगड़ा। आज वानखेड़े साहब ने कोई पिटीशन लगाई थी हाईकोर्ट में पुलिस के खिलाफ, लोकल पुलिस के। वो कहानी अलग है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। और हमने तो अपना केस आर्ग्यू करना है, बिकॉज हमारा केस फुल प्रूफ है। नहीं, लेकिन जो समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच में जो पब्लिकली तकरार हो रही है, जो हाईकोर्ट के सामने है, तो इसका असर तो जरूर इस केस पर पड़ा, एक माहौल तो बनता है। नहीं, देखिए, ये कोइंसिडेंस की बात है कि मिस्टर मलिक का सन इन लॉ को अरेस्ट किया
वो वानखेड़े को ब्लेम करते हैं, उसको 6 महीने के बाद बेल मिली। अब जब ये मुद्दा हुआ तो वो अलेज कर रहे हैं कि वानखेड़े हर एक के साथ इस तरह करता है। वानखेड़े कह रहा है कि मैंने कानून के तौर से ये केस भी किया और उसके सन इन लॉ का किया। तो कोइंसिडेंस की बात है कि ये टाइमिंग मिल रही है, तो एक दूसरे पे रब ऑफ ना हो। हमने कोर्ट में ये साफ कर दिया था, हमें उससे कोई लेना देना। आपको लगता है कि आर्यन को इस बात का नुकसान हुआ कि वो सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं? देखिए, इतना ज्यादा पब्लिसिटी, मीडिया प्रेशर की वजह से मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। शायद बेल इनको नीचे ही मिल जाती है अगर ऑर्डिनरी केस लिया जाए। बिल्कुल ऑर्डिनरी केस है, ऐसे केस की तो हिंदुस्तान में हम बात ही नहीं करते। रोज हजारों होते हैं, हजारों छूटते हैं। बट ऑब्वियसली अगर हाई प्रोफाइल केस है तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो उसकी कुछ देगा ना। जब आपने शाहरुख को इन्फॉर्म किया, बताया कि बेल मिल गई है, तो क्या रिएक्शन था? उनकी आंखों में आंसू थे, बड़े वरिड फादर थे, पिता के समान। उन्होंने जो पिछले 3-4 दिन से अपने केस की पैरवी करी, मेरे साथ कई घंटे उन्होंने बिताए, अपने नोट्स बना के लाते थे, खुद टाइप करते थे कि पुराना बैकग्राउंड ये है, ऐसा है, वैसा है। तो ऑब्वियसली रजत जी 20-22 साल 23 साल का लड़का अगर कोई जेल होगा तो पेरेंट्स तो उसके बहुत वरीड हो गए। दुनिया में सब कुछ उनके पास है, किसी चीज की वांट नहीं है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऐसे मौकों पे तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही घर में सन्नाटा है। एंड ही हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आईज व्हेन आई मेट हिम एंड ही इज वेरी रिलीव्ड। नहीं, और आपके लिए जरूर ग्रेटफुल होंगे क्योंकि 3 दिन तक आप मुंबई में रहे, आपने 3 तक बहस की और आपके जो तर्क थे उसका कोई जवाब नहीं था एनसीबी के लॉयर्स के पास में। नहीं, तो ठीक है रजत जी, आई एम ए प्रोफेशनल। मैं आया लंदन से केस करने, और हमारा एक कॉमन फ्रेंड है रायन करंजवाला, जो आपका और मेरा कॉमन फ्रेंड है, उसका भी फोन आया। तो फिर मैंने कहा भी मैं आके करूंगा। एंड शाहरुख खान टोल्ड मी फॉरगेट इट एज अ प्रोफेशनल केस, आई एम स्पीकिंग टू यू लाइक अ फादर, बेगिंग फॉर यू टू कम बैक। मैं क्या जवाब देता, फिर मैं वो करके वापस आ गया। तो भगवान ने चाहा सब ठीक ठाक हो गया। मुकुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू वेरी मच, आपने दोस्ती निभाई और बात की। थैंक यू रजत जी, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। मुकुल रोहतगी बहुत रेस्पेक्टेड और बहुत सीनियर लॉयर हैं। जब कोर्ट में उतरते हैं तो इनकी बानगी देखने वाली होती है। देश के अटॉर्नी जनरल रहे हैं और बहुत बरसों से मेरे दोस्त हैं। उन्होंने जो बताया वो ध्यान देने वाली बातें हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी ने आर्यन के खिलाफ जो धारें लगाई, जो इल्जाम लगाए, उनमें से किसी का कोई बेसिस नहीं है। एनसीबी का सबसे बड़ा आरोप यह था कि आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े हैं, लेकिन मुकुल ने कहा कि बच्चों की आपसी बातचीत को व्हाट्सएप चैट के आधार पर इतना संगीन आरोप लगाया ही नहीं जा सकता। मुकुल रोहतगी ने कहा कि न तो ड्रग्स का पोजेशन है न कंजम्पशन, इसलिए इस तरह का केस का कोई आधार ही नहीं बनता। मुकुल ने यह भी बताया कि यह इतना हल्का और इतना छोटा केस था कि इस तरह के केसेस की बात भी नहीं होती, लेकिन चूंकि आर्यन शाहरुख खान का बेटा है, एक सुपरस्टार का बेटा है, इसलिए इस केस की चर्चा हुई, मीडिया में इसकी चर्चा हुई और आर्यन को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मुकुल रोहतगी ने जो बातें कही वो एक वकील की बात है, एक वकील के तर्क है। अब मैं आपको उस पिता की बात सुनवाता हूं जिसका बेटा 26 दिन से ड्रग्स के केस में जेल में है। आर्यन के साथ ही आज उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिली। हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने अरबाज के पिता से बात की। अरबाज के पिता एक वकील हैं, वो भी पूरी हियरिंग के दौरान कोर्ट में मौजूद थे। अरबाज के पिता ने बताया कि एनसीबी का केस शुरू से ही लूप होल से भरा हुआ था। कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट को सबूत नहीं माना, न ही अरबाज के पोजेशन में 6 ग्राम चरस की बात मानी। असलम मर्चेंट ने कहा उन्हें पूरी उम्मीद है कि कल तक आर्यन, अरबाज और मुनमुन तीनों जेल से बाहर आ जाएंगे। बहुत दिनों नहीं, बहुत मिनटों से इंतजार कर रहे थे। 34,560 मिनट्स, इतने दिन से मेरे बच्चे अंदर है, मेरा बच्चा अंदर है, आर्यन भी मेरे बच्चे जैसा है। तो 34,560, माय मिसेस वाज काउंटिंग द मिनट्स नॉट डेज। सो यू शुड रिमेंबर द एगनी of these people. These children have been traumatized. ये व्हाट्सएप चैट अंग्रेजों ने हमें सिखाया, आज अंग्रेज छोड़ दिए, हम तो पकड़ के बैठे हैं। जज साहब खुद बोल रहे थे जो चीज़ अंग्रेज ने सिखाए अगर हम उनसे ले लेते तो वापस क्यों नहीं ले सकते।
तो ये मुद्दा जो है व्हाट्सअप चैट इज़ नॉट अ वेरी एविडेंस एक्ट के हिसाब से सही नहीं है, उसके अनुसार इसका वेटेज है नहीं। पहले दिन हमने कहा सीसीटीवी फुटेज लाई है, कोई प्रूफ तो चाहिए। दे हैव बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड फॉर वॉट एवर रीजन हैज़ बीन द केस। सीसीटीवी फुटेज दिए नहीं उन्होंने, ब्लड टेस्ट करे नहीं, तो ना कंजम्पशन क्या है ना उन्होंने कुछ ड्रग कुछ कैरी किया है। आपके पास है तो मेरे पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? आपको बता दीजिए, कुछ एविडेंस बता दीजिए, अगर है तो बरामद कब है। लेकिन कोर्ट में तो आर्गुमेंट के दौरान बताया गया कि जूते से रिकवर हुआ है और अरबाज ने इस चीज़ को माना कि वो लेता था। कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ है, आपके सर पे बंदूक धरेंगे, आप कुछ भी बक देंगे। तो प्रेशर में ड्यूरेस में आदमी कोई भी कह सकता है, उसे सही नहीं माना जाता है। एविडेंस एक्ट के हिसाब से स्टेटमेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड एज एन एक्सेस फॉर एविडेंस एक्ट। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहस हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट के लाइन ऑफ जजमेंट्स दे चुके। हमारे मित्र देसाई साहब दूसरे भी, उन्होंने भी सब आर्ग्यूमेंट कर दिए, साइटेशन दिए, उसके अनुसार उसका कोई वेटेज नहीं है और ये सब एलिगेशन है, बेबुनियाद है। कल मैं पहले दिन से बोलता हूँ दोनों बच्चे बेवकूफ इनोसेंट है एकदम, दे आर इनोसेंट, दे आर नॉट गिल्टी एट ऑल। अरबाज कब तक बाहर आ जाएंगे सर? तीनों बाहर आ जाएंगे कल। मुकुल रोहतगी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच में जो तकरार चल रही है वो कोर्ट में है और इसका इनके केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नवाब मलिक बहुत इंटरेस्टेड है, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आर्यन को बेल मिलने के बाद जब ऑर्डर आया उसके बाद नवाब मलिक सामने आए और एक बार फिर उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर निशाना साधा। नवाब मलिक ने कहा कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे एनसीबी का यह पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह का फर्जी मामला बनाया गया, पहले ही एस्प्लेनेड कोर्ट में उनकी जमानत हो सकती थी, लेकिन हमेशा एनसीबी के वकीलों के जरिए एनसीबी अपनी भूमिका बदलते रहती है। प्रयास रहता है कि लोगों को ज्यादा दिन जेल में कैसे रखा जाए, लोगों के मन में डर कैसा पैदा किया जाए। हमें लगता है कि आज जमानत हो गई। जिन लोगों पे ये मामला बनाया गया है ये फर्जी है, न्यायालय में जाएंगे, जो एविडेंस है हम उनको देंगे, ये मामला न्यायालय से क्वैश हो जाएगा। हाई कोर्ट ने एनसीबी की दलीलों को खारिज किया। आर्यन, अरबाज और मुनमुन के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 3 आरोपियों को जमानत दे दी। मैंने पिछले हफ्ते बुधवार को एक बात कही थी, मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे सारे केस अनुमान पर, एजम्पशन पर, कल्पना पर आधारित है। आर्यन के पास ड्रग नहीं मिली लेकिन एनसीबी ने आर्यन को ड्रग एडिक्ट बता दिया। आर्यन खान उस पार्टी में गेस्ट के तौर पर गए थे, वो सिर्फ अरबाज को जानते थे, लेकिन एनसीबी ने आर्यन को ड्रग्स पार्टी का सबसे बड़ा मोहरा मान लिया। 3 साल पुरानी व्हाट्सएप चैट में आए 2 लफ्जों के आधार पर एनसीबी को आर्यन को इंटरनेशनल ड्रग एडिक्ट का हिस्सा बना दिया। अरबाज के पास से 6 ग्राम ड्रग्स मिली। इस 6 ग्राम चरस से क्रूज पर पार्टी होने वाली थी। इस 6 ग्राम चरस के आधार पर ड्रग्स की सप्लाई का एंगल भी आ गया। इस 6 ग्राम चरस के चक्कर में इंटरनेशनल ड्रग्स का धंधा करने की धाराएं जोड़ दी गई। ये सारी चीजें किसी उपन्यास की कहानी जैसी लग रही थी, लेकिन हैरानी की बात है कि एनसीबी इसके आधार पर ही केस लड़ रही थी। इन्हीं धाराओं के आधार पर एनसीबी आर्यन और उसके साथियों को 26 दिन तक जेल में रखने में कामयाब भी हो गई और आगे भी रखना चाहती थी। क्योंकि एनसीबी का केस कमजोर था, मनगढ़ंत लग रहा था, इसलिए पूरे देश के लोगों की सहानुभूति आर्यन खान के साथ जुड़ गई। और इसके बाद इस केस में जिस तरह की बयानबाजी हुई, जिस तरह के इल्जाम लगे, जिस तरह की सियासत हुई, उससे मामला और ज्यादा सस्पिशियस लगने लगा। इसीलिए आज जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो सबसे पहला रिएक्शन नवाब मलिक का आया। और आप जानते हैं कि नवाब मलिक ने क्या कहा? नवाब मलिक ने कहा कि इत्तेफाक नहीं है कि आज आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को जमानत मिली, वो जेल से बाहर आएंगे और आज ही उस अफसर को जेल जाने का डर लगने लगा जिसने आर्यन को जेल में डाला था। जो अधिकारी ने इन लड़कों को जेल में डाला था, आज वही डर के मारे हाई कोर्ट में गया कि ये पूरी जो जांच महाराष्ट्र की पुलिस मुंबई की कर रही है, जिसे सीबीआई या एनआईए के तरफ ट्रांसफर किया जाए। और मुंबई पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार करने से पहले इनको 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। जेल में डालने वाला
आज जेल में जाने से डरने लगा। हमें लगता है जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है खुल खुल के सामने आने लगा है। कुछ दिन पहले पुलिस के पास गए थे कि मुझे फंसाया जाएगा। उससे पहले मुंबई कमिश्नर को उन्होंने लिखा था कि मुझे बॉडीगार्ड दिए जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। ऐसा क्या हो गया कि एक हफ्ते के भीतर जिस पुलिस से वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे उसी से उनको अब डर लगने लगा है। हमें लगता है फर्जीवाड़ा जिस तरह से सामने आ रहा है, उन्होंने जो करतूत किए हैं उसी का डर उनको सताने लगा है। नवाब मलिक ने जो कहा, किस रेफरेंस में कहा, उसकी डिटेल आपको बता देता हूं। असल में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में पिटीशन डालकर प्रोटेक्शन की अपील की है। समीर वानखेड़े ने अदालत में कहा कि मुंबई पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती है, उन्हें जेल भेजने की साजिश रची जा रही है, इसलिए अदालत उन्हें प्रोटेक्शन दे। समीर वानखेड़े को हाई कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि अगर पुलिस समीर वानखेड़े को अरेस्ट करना चाहती है तो उन्हें अरेस्ट करने से 3 दिन पहले नोटिस दिया जाए, जिससे इन 3 दिनों में समीर वानखेड़े अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। दरअसल समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि समीर वानखेड़े के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने एसआईटी बना दी है। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में एसीपी मिलिंद खितले, इंस्पेक्टर अजय सामंत, सब इंस्पेक्टर श्रीकांत करकर और सब इंस्पेक्टर प्रकाश गवली शामिल हैं। एडिशनल कमिश्नर दिलीप सावंत एसआईटी के ऑब्जर्वर होंगे, जबकि डीसीपी हिमराज सिंह राजपूत उन्हें असिस्ट करेंगे। यह एसआईटी समीर वानखेड़े और नवाब मलिक दोनों पर लगे आरोपों की जांच करेगी और इसी के बाद समीर वानखेड़े बॉम्बे हाई कोर्ट गए। उन्हें लगा शायद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज मुंबई पुलिस की तरफ से बताया गया कि उसके पास समीर वानखेड़े के खिलाफ 4 अलग अलग शिकायतें हैं। एसीपी लेवल के अफसर इसकी जांच कर रहे हैं। अभी वानखेड़े के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। केस अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन समीर वानखेड़े की तरफ से कहा गया उन्हें अरेस्ट करने के लिए, उन्हें हैरेस करने के लिए ही एसआईटी का गठन किया गया है। वो चाहते हैं उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनकी जांच या तो सीबीआई करे या एनआईए जैसी कोई सेंट्रल एजेंसी करे। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा अगर मुंबई पुलिस समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करती है तो उसे 3 दिन का नोटिस देना होगा। एक पिटीशन फाइल हुआ था समीर वानखेड़े की ओर से, ये कहते हुए कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कर सकती जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। और हमें एप्रीहेंशन है कि हमें इस तरीके से गलत तरीके से अरेस्ट किया जाएगा और हमें हरास किया जाएगा। अदालत ने क्या हमने पिटीशन में ये कहा था कि एक मैलाफाइडी इंटेंशन के साथ मेरे क्लाइंट के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट एक पर्सनल वेंडेटा लीश कर रही है, उसको रोकने के लिए कोर्ट की प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। बहस सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद फैसला ये हुआ कि 3 वर्किंग डेज का नोटिस दिया जाएगा अगर कुछ भी प्रोसीड करना है मेरे क्लाइंट के खिलाफ। वैसे समीर वानखेड़े के खिलाफ सिर्फ मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही, उनका अपना डिपार्टमेंट एनसीबी भी जांच कर रहा है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह इसलिए 2 दिन पहले दिल्ली से मुंबई पहुंच गए थे। ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े के अलावा एनसीबी के दूसरे अफसरों से भी पूछताछ की है, उनके बयान भी रिकॉर्ड किए। विजिलेंस टीम ने एनसीबी के सिपाही समीर सालेकर के बयान दर्ज किए। समीर सालेकर के बयान इसलिए अहम है क्योंकि वो पंच यानी गवाह और सबसे मुख्य किरदार प्रभाकर साइल ने अपने एफिडेविट में जो आरोप लगाए हैं उनमें उनका जिक्र आया था। आरोप यह लगा कि समीर सालेकर ने ही उससे 4 कोरे कागजों पर साइन करवाए थे। इसके अलावा फ्लेचर पटेल का बयान भी एनसीबी की विजिलेंस टीम ने दर्ज किए, जिन पर नवाब मलिक ने आरोप लगाए थे। आज एनसीबी की विजिलेंस टीम ने इंस्पेक्टर आशीष रंजन प्रसाद के बयान भी रिकॉर्ड किए। वो समीर वानखेड़े की टीम का मेंबर है। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी तो जांच कर रहा है, लेकिन नवाब मलिक इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। नवाब मलिक ने आज कहा कि समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी के अफसर ने उन्हें जो गुमनाम चिट्ठी भेजी थी उसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ काफी स्पेसिफिक इनपुट थे, लेकिन एनसीबी उनकी जांच नहीं कर रहा।
इसलिए वो एनसीबी के डीजी को दोबारा लेटर भेजेंगे। जेल में वो भेजे ऐसा नहीं, जांच होनी चाहिए। कोई मुंबई पुलिस जेल में भेजना नहीं चाहती, जांच करना चाहती है, जांच करेगी। अगर उनका रोल रहेगा तो कोई कितना भी बड़ा हो कानून से ऊपर नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि 26 मामलों को लेकर जो एक एनसीबी के भीतर के अधिकारी ने मुझे पत्र लिखा था, जिस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमेटी की गाइडलाइन को लेके उस पत्र को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जा रहा है। उसी में से 22 नंबर का जो मामला है, एक नाइजीरियन नागरिक को खारघर में झूठे तरीके से फंसाया गया। उसमें जो विटनेस है कामड़े, वो सामने आके कह रहा है कि मेरे ही इन्फॉर्मेशन पे छापेमारी हुई थी और जिसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो भाग गया। किसी के घर में जाके 2 नाइजीरियन को उठाया गया, एक बच्चा था उसे छोड़ दिया गया और दूसरे को झूठे मामले में फंसा दिया गया। 10 कागजात पे दस्तखत लिए गए। उस खत में इस घटना का उल्लेख है। अगर कोई विटनेस कह रहा है, खत में उसका उल्लेख है, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैं समीर वानखेड़े IRS अफसर हैं, उन्हें कानून भी मालूम है, कानून की खामियां भी मालूम है और यह भी मालूम है कि कानून का यूज और मिसयूज दोनों कैसे हो सकते हैं। वो ये भी जानते हैं कि एजेंसियां उनके खिलाफ कानूनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। वो ये भी जानते हैं कि उनके अपने डिपार्टमेंट के लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन नवाब मलिक को लीक कर रहे हैं। इसीलिए समीर वानखेड़े हाईकोर्ट गए। वरना यह बात तो सही है कि आज हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने जिस मुंबई पुलिस की शिकायत की, जिस मुंबई पुलिस से खुद को बचाने की मांग की, जिस मुंबई पुलिस के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया, पिछले हफ्ते उसी मुंबई पुलिस से समीर वानखेड़े ने प्रोटेक्शन मांगा था। कहा था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है, मुझे बचाएं। नवाब मलिक भी पुराने और घिसे हुए राजनेता हैं। वो भी वक्त की नजाकत को पहचानते हैं, मौके का इस्तेमाल करना जानते हैं, किससे कब किस जगह और कैसे हिसाब बराबर करना है, ये नवाब मलिक अच्छी तरह समझते हैं। समीर वानखेड़े के खिलाफ जो इल्जाम लग रहे हैं और उन इल्जामात को पुख्ता करने के लिए जो सबूत आ रहे हैं, वो सब नवाब मलिक की जेब से ही निकल रहे हैं। आज भी नवाब मलिक ने एक और इल्जाम लगाया और एक और सबूत पेश किया, लेकिन वो सबूत मैं आपको दिखाऊं उससे पहले आपको ये बता दूं कि समीर वानखेड़े अचानक मुंबई पुलिस से इतना घबरा क्यों गए। असल में महाराष्ट्र पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लिया है जिसे आर्यन के केस में एनसीबी अपना तुरुप का इक्का मान रही थी, जिसे इस केस में एनसीपी ने मेन गवाह बनाया था, जो आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त हर वीडियो में मौजूद दिख रहा था। किरण गोसावी आर्यन खान के केस में गवाह है, गिरफ्तारी के वक्त मौजूद था। उसी किरण गोसावी को महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में अरेस्ट कर लिया। किरण गोसावी को धोखाधड़ी के एक पुराने केस में पकड़ा गया है। पुणे पुलिस ने आज किरण गोसावी को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। किरण गोसावी को 2018 के धोखाधड़ी के एक मामले में अरेस्ट किया गया है। एक शख्स को मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर किरण गोसावी ने उससे पैसे लिए थे और उसका काम भी नहीं किया। 2019 में पुणे सिटी पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर दिया। वो तब से लापता था, उसे आज अरेस्ट किया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि किरण गोसावी को किस केस में गिरफ्तार किया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किरण गोसावी महाराष्ट्र पुलिस की कस्टडी में है, क्योंकि आर्यन के केस में दूसरे गवाह प्रभाकर ने किरण गोसावी के खिलाफ तमाम आरोप लगाए हैं, 25 करोड़ की डीलिंग की बात कही है। प्रभाकर अपना बयान मुंबई पुलिस के सामने दर्ज करवा चुका है, मुंबई पुलिस के प्रोटेक्शन में है। अब मुंबई पुलिस किरण गोसावी की कस्टडी मांग सकती है, जबकि एनसीबी की जांच कमेटी भी किरण गोसावी और प्रभाकर के बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई में है। अब पुणे पुलिस किरण को किसे सौंपेगी, यह बड़ा सवाल है। आज जब यह सवाल पुलिस कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लीगल प्रोसेस के बाद सिस्टर एजेंसीज को कस्टडी दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई सेंट्रल एजेंसी किरण गोसावी की कस्टडी मांगती है तो उसे प्रॉपर चैनल से आना होगा। अभी तक एनसीबी की तरफ से पुणे पुलिस को ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी गई है। If any other agency wants from Maharashtra, they have a right to take a remand. If other sister agencies ask, we will discuss with DG and as per
coordination at the state headquarters. No such demand as if no. So if it is a local, if there is a crime thing, they have to apply to the respective court, and respective court transfer warrant and that based on that they will. देखिए हमारे पास जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो हम अपने हेडक्वार्टर्स से बात करके उस हिसाब से जो भी कॉपरेशन है वो हम सबको देंगे, जो भी सिस्टर एजेंसी से। किरण गोस्वामी को शायद ये डर था कि पुणे पुलिस उसे मुंबई पुलिस के हवाले कर सकती है। उसे लग रहा था वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने गिरफ्तारी से पहले अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस वीडियो में किरण गोस्वामी ने कहा कि प्रभाकर साहिल ने उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। प्रभाकर से ये बयान दिलवाए गए हैं। पुलिस को उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट्स चेक करनी चाहिए, पता चल जाएगा वो किसके इशारे पर ये सब कर रहा है। प्रभाकर साहिलला गेल्या 5 दिवसांमध्ये काय ऑफर आलेला आहे त्याच्या मोबाईलवरनं तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल। मी मीडियाला एवढीच विनंती करतो की प्रभाकर साहिल आणि त्याचे दोन्ही भाऊ यांचे सीडीआर रिपोर्ट आणि यांचे मोबाईल कन्व्हर्सेशन काढावे, मोबाईल चॅट्स काढाव्या। माझे मोबाईल चॅट्स काढा प्रभाकर सोबत, जर मी कुठे बोललोय की बाबा इतना पैसा लेके आ उतना पैसा लेके आ, माझा धंदा आहे इम्पोर्ट एक्सपोर्टचा, त्यामध्ये पूर्वीच्या काही चॅट्स असतील ज्यामध्ये माझ्या पैशांची घेवाणदेवाण असायची ज्या टायमाला हा जायचा, पण 2 तारखेनंतरच्या चॅट्स याच्या ओपन कराव्या आणि कोणाकोणाचे काय काय संभाषण यांनी डिलीट केलेले आहेत ते डिलीट केलेले संभाषण पण काढावे, माझी एवढीच विनंती आहे। किरण गोस्वामी चाहता है उससे मुंबई पुलिस की कस्टडी में ना सौंपा जाए और नवाब मलिक को यकीन है कि मुंबई पुलिस किरण गोस्वामी की कस्टडी जरूर लेगी, पूछताछ करेगी, उसमें कई खुलासे होंगे और उन खुलासों से समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो नवाब मलिक का निशाना कहां है ये तो सबको पता है। उन्हें इस बात का मलाल है कि एनसीबी ने उनकी शिकायत पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन नवाब मलिक समीर वानखेड़े के खिलाफ हर रोज नए सबूत सामने रखते हैं। आज फिर उन्होंने कुछ वीडियो जारी किए और इल्जाम लगाया कि क्रूज पर जो ड्रग्स पार्टी हुई उसका ऑर्गेनाइजर समीर वानखेड़े का दोस्त था। समीर वानखेड़े ने साजिश के तहत आर्यन खान समेत सिर्फ 9 लोगों को गिरफ्तार किया और बाकी लोगों को बिना जांच के जाने दिया। नवाब मलिक ने कहा इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए। अब तक नवाब मलिक के आरोपों का जवाब समीर वानखेड़े की फैमिली पूरी ताकत के साथ दे रही थी, लेकिन आज समीर वानखेड़े के परिवार ने जवाब देने के बजाय उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में समीर वानखेड़े की वाइफ ने कहा कि वो मराठी बेटी है, महाराष्ट्र की बेटी है, बचपन से ही शिवसेना को मराठी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखकर बड़ी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को प्रेरणा स्रोत मानती है, लेकिन आज जिस तरह एक मराठी महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अगर आज बाला साहब होते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्रांति रेडकर ने लिखा, आज बाला साहब ठाकरे तो है नहीं लेकिन आप हैं। हम आप में उनकी छाया, उनकी छवि देखते हैं। आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि आप मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। इसलिए एक मराठी आदमी के रूप में मैं आज आपको न्याय की उम्मीद से देख रही हूं। मैं आपसे न्याय कराने का अनुरोध करती हूं। अब मैं आपको जम्मू कश्मीर की उस बहादुर लड़की की बात सुनाता हूं जिसने उन लोगों को एक्सपोज किया जो रहते भारत में है लेकिन गाना पाकिस्तान का गाते हैं। उन लोगों के चेहरे को पूरे देश को दिखा दिया जो T20 मैच में भारत पर पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मना रहे थे, पटाखे फूट रहे थे। मैच के बाद श्रीनगर के शेरे कश्मीर मेडिकल कॉलेज के वीडियो सामने आए। इनमें कुछ स्टूडेंट टेबल पर चढ़कर जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, कोई पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा रहा था। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हो गए तो कुछ छात्रों के खिलाफ एक्शन हुआ, 2 FIR दर्ज की गई, 2 स्टूडेंट्स अरेस्ट किए गए, एक लैब टेक्नीशियन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और इसके बाद आतंकवादी संगठनों ने उस लड़की को धमकी देनी शुरू कर दी जिसने देश के गद्दारों के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्हें एक्सपोज किया था। जिस लड़की को आतंकवादी धमकी दे रहे हैं उसका नाम है अनन्या जम्वाल। अनन्या MBBS की स्टूडेंट है। पहले श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, अब माइग्रेट होकर जम्मू के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। अनन्या इस कॉलेज को जानती है। अनन्या के सोशल मीडिया पर
पाकिस्तान के सिंपैथाइजर्स लगातार अटैक कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद कुछ वीडियोस वायरल हुए। जेएमसी श्रीनगर और स्किम्स के बच्चों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखा गया उन वीडियोस में। स्पेशली जेएमसी श्रीनगर की कुछ लड़कियां पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा रही थी उस वीडियो में और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। तो सर, जैसे जैसे ये वीडियोस वायरल हुए और लोगों ने देखा इसको, कुछ सोशल मीडिया पेजेस पर ये वीडियोस पोस्ट हुए। जब मैंने उन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, उन पेजेस की जो पोस्ट है उनको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया, तो मुझे काफी थ्रेट मिलने लग गया कि मैं उन वीडियोस को लीक करने के उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ और मैंने एफआईआर की है एंड बहुत कुछ कहा गया कि मैं पुलिस इन्फॉर्मर हूँ, मैं आरएसएस की मेंबर हूँ, मैं संगी हूँ, बहुत कुछ मेरे बारे में कहा गया। तो जब मैंने ये सब देखा और मुझे काफी थ्रेट्स मिल रहे थे, एक कोई ट्विटर हैंडल ने मेरी पिक्चर को शेयर करके काफी कुछ लिखा है, मुझे पुलिस इन्फॉर्मर का टैग दिया है और कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एक लेटर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसपे ये ओपन थ्रेट दिया गया है। जो भी नॉन लोकल स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीर में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक लाइफ थ्रेट दिया गया है और कहा गया है कि 48 आवर्स के अंदर अगर हमने अपनी आवाज नीचे नहीं रखी, अपनी आवाज बंद नहीं की, पीछे नहीं हटे, तो ये उनकी सेफ्टी के लिए ये अच्छा नहीं होएगा। अनन्या एक मिसाल है भारत की करोड़ों बहादुर बेटियों की, उनकी हिम्मत की, क्योंकि वो डरी नहीं। अनन्या ने सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट किए, एंटी इंडिया सोच रखने वालों को चैलेंज किया। अनन्या ने कहा कि उन्हें भारत की बेटी होने पर गर्व है और जो लोग उन्हें हैरेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एब्यूज कर रहे हैं, वो किसी कीमत पर उन्हें झुका नहीं पाएंगे। टीम को सपोर्ट करना और एक सेलिब्रेशन करना, उस सेलिब्रेशन में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का नेशनल एंथम बोलना एक बहुत अलग चीज है। तो ये इस अभी जो 2021 में इतने हाईलाइट किया जा रहा है ये इशू और ये बात देश के सामने आ रही है कि ऐसा होता है, वहां पे कश्मीर में ऐसा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज देश को पता चल रहा है कि इंडिया के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कैसे कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और कैसे पाकिस्तान का नेशनल एंथम खुलेआम गाया जाता है। जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है कुछ सोच समझ के ही ले रही है। ऐसे लोग जो एमबीबीएस की डिग्री आज कर रहे हैं वो कल को जाके डॉक्टर बनेंगे। जो लोग अपने देश के साथ नहीं खड़े हैं वो आगे जाके जब डॉक्टर बनेंगे तो अपने देश को, ह्यूमैनिटी को, वो अपने देश को लॉयल नहीं है तो वो ह्यूमैनिटी को कैसे, सोसाइटी को कैसे लॉयल रहेंगे। जब तक कोई इंसान गलत नहीं है और अपने देश के साथ खड़ा है उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार गवर्नमेंट ठान ले और एक बार स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए तो ये एक लेसन होएगा हर एक के लिए कि इंडिया में रह के, इंडिया के मेडिकल कॉलेज में पढ़ के आप पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का नेशनल एंथम नहीं गा सकते। कश्मीर भारत का बॉर्डर, मैं भारतवासी हूँ, भारत में ही रह के मुझे कोई डर नहीं है। भारत में जाऊं, कहीं भी जाऊं, भारत में ही हूँ और भारतवासी हूँ, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। भारत की इस बेटी ने, जम्मू कश्मीर की इस बहादुर बेटी ने एक और बात कही। कहा ये देश विरोधी नारे सोच समझकर पूरे होश और हवास में लगाए गए थे, क्योंकि नारे लगाने वाले बच्चे नहीं हैं, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं। इसी उन्हें बच्चा कहकर माफ नहीं किया जा सकता। अनन्या ने कहा कि इस तरह की हरकत करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के जो ये लोग हैं जिन्होंने ये सेलिब्रेशन की है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, पाकिस्तान का नेशनल एंथम कहा है, वो लोग इतने मैच्योर नहीं है। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो ये नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट है, उसकी मिनिमम जो एज है, और वो लोग जो डॉक्टर हैं, अभी डॉक्टर को आप इमेच्योर नहीं कह सकते। उसके हाथ में किसी की लाइफ है, वो इमेच्योर कैसे हो सकता है? कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट इज नॉट इमेच्योर एंड ही नोज दैट ही इज एन इंडियन। तो वो इंडिया के कॉलेज में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाए और हम ये कहें कि वो एक इमेच्योर हरकत है, तो ये बिल्कुल गलत है। जब मैंने वो ट्वीट शेयर किया कि जो मुझे एक स्क्रीनशॉट मैंने उस ट्वीट में डाला है
कि मेरी ही एक बैचमेट जो स्किम्स में पढ़ रहे हैं, जो उन स्क्रीनशॉट में ये लिख रहे हैं कि मैं उनके साथ पढ़ती थी, उन्होंने मुझे बहुत हॉस्पिटैलिटी दी कश्मीर में और मैंने उनको ये सिला दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मैं आपके घर में थोड़ी रुकी थी, मैं तो अपने नीट कंप्लीट करके वहां मेडिकल कॉलेज में रह रही थी, आपके घर में थोड़ी रह रही थी, अपने देश के मेडिकल कॉलेज में रह रही थी, अपने भारत में रह रही थी, कश्मीर में रह रही थी, जो कि इंडिया का पार्ट है। त्योहारों का मौसम है, दिवाली आने वाली है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कल के मुकाबले आज कोरोना के नए मामलों में 20% का इजाफा हुआ। आज पूरे देश में कोरोना के 16,156 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए, जबकि कल 13,451 केस रिकॉर्ड हुए थे। इस महामारी से आज 733 लोगों की मौत की खबर आई है। चिंता की बात है कि आज कोरोना के जितने केस डिटेक्ट हुए, उनमें से करीब आधे मामले 50% केरल के हैं। केरल में आज कोरोना के 7,838 केस आए, जबकि महाराष्ट्र में 1,418 मामले रिकॉर्ड किए गए। कोरोना के मरीजों की ये फिगर्स भले छोटी लगे, लेकिन केसेस में 20% का इजाफा चिंता की बात है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, बाजारों में भीड़ है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो हालत फिर से बिगड़ सकती है। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि लापरवाही का अंजाम क्या होता है ये दूसरे देशों से हम सीख सकते हैं। मॉस्को में एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर 11 दिन के लिए सब कुछ एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। चीन के कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो जल्दी से जल्दी लगवाएं और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।